अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अदनान मेतला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अदनान मेतला। तो चलते हैं डायरेक्टली आपका टाइम वेस्ट किए बगैर एक ऐसी वीडियो की जानिब जो कि बहुत ही कम लोगों ने ये वीडियो या तो यूट्यूब पे सर्च की होगी, नहीं मिली होगी, या अगर किसी ने सर्च की भी होगी तो उनको वो प्रॉपर मालूमात नहीं फ़राहम की गई होंगी। तो ख़वातीन व हज़रात, जो हमारा ये टॉपिक है बड़ा ही मुनफरिद टॉपिक है, बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि आजकल मरीज़ों को काफ़ी हद तक ये कन्फ्यूजन होती है कि किस मर्ज़ का हल किस डॉक्टर के पास है। बहुत सारी मर्ज़ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आप लोगों को बिल्कुल पता होंगे, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी स्पेशलाइजेशंस वाले डॉक्टर मौजूद हैं जो कि मरीज़ों को नहीं पता होता, और वो इस वजह से काफ़ी हद तक नुकसान कर बैठते हैं या जनरली डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे बीमारी का इलाज करवाते हैं, और वो डॉक्टर भी आपको नहीं बताता कि इस बीमारी का हल है किस डॉक्टर के पास। तो आज आपको मैं ये सारी स्पेशलाइजेशंस के डॉक्टर के बारे में बताऊंगा कि किस मर्ज़ का हल किस डॉक्टर के पास है। तो चलते हैं डायरेक्टली आपका टाइम वेस्ट किए बगैर स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी हैं डॉक्टर्स की, और पाकिस्तान में कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मैं आपके सामने जो स्पेशलाइजेशन लेके आया हूँ वो डर्माटोलॉजी है। डर्माटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप स्किन से रिलेटेड आपकी जिस्म के किसी भी हिस्से पे कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया है तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है डर्माटोलॉजिस्ट, आप उससे कंसर्न कर सकते हैं और डायरेक्टली आप डर्माटोलॉजिस्ट से उस बीमारी का हल ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगली स्पेशलाइजेशन की तरफ। अगली स्पेशलाइजेशन में हमारे पास आ जाता है एमरजेंसी मेडिसिन। एमरजेंसी मेडिसिन में क्या होता है कि कोई भी किसी किस्म की आपको इंजरी हो जाती है तो फौरी तौर पे आपको रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू करने के बाद आपको एमरजेंसी रूम में लेके जाया जाता है। वहाँ पे आपकी एमरजेंसी मेडिसिन के साथ आपको ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे जो भी SOPs के साथ आपको फॉलो किया जाता है। उसके बाद आ जाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक तो न्यूरोलॉजिकल फिजिशियन होता है और एक होता है न्यूरोलॉजिकल सर्जन। ठीक है, अब न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, न्यूरोलॉजिस्ट का ये फंक्शन होता है कि उसने मेडिसिन के ज़रिए पेशेंट को ट्रीट करना होता है। ठीक है, आपको कोई न्यूरोलॉजिस्ट में आ जाता है ब्रेन से रिलेटेड इशू आ जाते हैं। ठीक है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी आ जाती है, उसमें आपका स्ट्रोक भी आ जाता है, एपिलेप्सी आ जाती है, पार्किंसनिज्म, इस तरह से रिलेटेड ये काफ़ी डीप बीमारियां हैं। इन डीप बीमारियों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा इस टाइम जो फोकस है वो सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने किस फील्ड के डॉक्टर को, किस मर्ज़ के साथ किस फील्ड के डॉक्टर के पास जाना है। न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट जो मेन हाईलाइटेड हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, एक न्यूरोसर्जन है। न्यूरोलॉजिस्ट का फंक्शन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन्स के ज़रिए पेशेंट को चलाता है, लेकिन जो न्यूरोसर्जन है वो मेडिसिन्स भी लिखता है और सर्जरी भी करता है। तो गोया आपने ये खुद इस चीज़ को देखना है कि आपका पोर्शन मेडिसिन वाला है या सर्जरी वाला है। सर्जरी में ब्रेन इंजरी आ जाती है, कोई भी एक्सीडेंटल केस हुआ है, दिमाग पे आपको चोट लगी है, तो आपने न्यूरोसर्जन से कंसर्न करना है। अगर आपका पेशेंट मेडिसिन से चल रहा है, पुराना पेशेंट है और दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकली इल नहीं है लेकिन दिमागी तौर पे उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो आपका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास होगा। उसके बाद आ जाते हैं पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजी भी एक डिपार्टमेंट है। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी किस्म की जो बीमारी होती है उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट में वो देखते हैं, आपके फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं, आपके टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन चीज़ों को वो स्टडी करते हैं, तो जो आपका डॉक्टर होता है उसको वो प्राइमरी हेल्प मिल जाती है डायग्नोस करने में चीज़ें, और इसको हम कहते हैं स्पेशलिस्ट इन रीडिंग लेबॉर्ट्री टेस्ट। ठीक है, ये पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट को रीड करने के लिए। ठीक है, इसमें सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन, इसमें एक वास्ट लेवल की स्टडी है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिल वक्त हमारा जो जोन है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि किस मर्ज़ का हल किस डॉक्टर के पास। उसके बाद आ जाते हैं फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन को PRM भी कहते हैं। PRM
इसमें क्या करता है डॉक्टर, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। पेशेंट्स जो होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं डॉक्टर, ठीक है। इसमें फिजिकल इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटी भी आ जाती है। यानी इसका ये मतलब है कि डॉक्टर आपको मेडिसिन्स के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करता है, उसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं, आपकी शेप को ही चेंज कर देते हैं। इसमें दो तरह की होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। अब कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या होता है, नाक का आ जाता है पोर्शन, फेस का पोर्शन आ जाए। लेकिन रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ये होती है कि अगर आपको कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है या आपको इतनी सवेयर किस्म की इंजरी हुई है कि आपका फेस बिगड़ गया, ठीक है, उसको भी प्लास्टिक सर्जन डील करेगा। उसके बाद जो एक्सीडेंटल केसेस आ जाते हैं और या चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट्स, जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी काफ़ी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि उसकी शेप को चेंज करने में प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब है कि गुर्दों का डॉक्टर, आपके किडनी का डॉक्टर, गुर्दों से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर। उसके बाद आ जाता है लेप्रोस्कोपिक सर्जन। लेप्रोस्कोपिक सर्जन एक बड़ी एडवांस लेवल की फील्ड है, बड़ा एडवांस स्कोप है इसका। इसमें क्या डॉक्टर करता है, कैमरे के ज़रिए पेट में कैमरा डालता है, छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कैमरा होता है, वो कैमरा डाल के कैमरे की मदद से कोई भी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है उसको स्मॉल इंसिजन्स के ज़रिए वो ऑपरेट करता है। इससे ये होता है कि कट छोटे लगते हैं, कट बड़े नहीं लगते। पहले ज़माने में होता था कि एक नॉर्मल सर्जरी होती थी, जनरल सर्जरी, जिसमें पेट का काफ़ी हिस्सा फाड़ के डॉक्टर उसका ऑपरेट करता था। लेकिन जदीद दौर के साथ साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स की भी बड़ी डिमांड है, बड़ी मांग है, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। इसके बाद आ जाता है पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट, पीड्स, बच्चों के डॉक्टर। इसमें भी दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक पेडियाट्रिक सर्जन होता है, एक पेडियाट्रिक फिजिशियन होता है। पेडियाट्रिक सर्जन्स क्या करते हैं, काफ़ी किस्म की सर्जरीज होती हैं जो बच्चों की पैदाइश में ही उनको सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो पेडियाट्रिक सर्जन्स सर्जरी करते हैं। आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बात बताता चलूँ कि जो सर्जरी का डिपार्टमेंट है, आपने सर्जरी के डिपार्टमेंट के डॉक्टर को तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन जो मेडिसिन्स का पोर्शन है कोशिश ये करें कि जो मेडिसिन्स का डॉक्टर है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस मेडिसिन में ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि न्यूरोलॉजिस्ट, अब न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन्स है तो एक ही डॉक्टर, लेकिन उनमें ये होता है कि न्यूरोसर्जन जो होता है वो मेडिसिन तो लिखता है, साथ सर्जरी भी करता है। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के साथ पेशेंट को लेके चलता है। तो बेहतर यही है कि अगर आपका मेडिसिन का पेशेंट है, मेडिसिन के साथ चल रहा है, तो आप मेडिसिन के स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। सर्जन्स का ये होता है कि उन्होंने सर्जरी भी करनी होती है, उन्होंने मेडिसिन भी लिखनी होती है। तो इसमें पेडियाट्रिक फिजिशियन और पेडियाट्रिक सर्जन्स को भी आपने खुद मंतखब करना है। मैंने आपको बता दिया है ये दो फील्ड्स के बारे में। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम चलता है वो स्टोमक का, मैदे का बड़ा इशू होता है। हम मैदे के इशू के साथ आम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी जो डॉक्टर की फील्ड मैं समझता हूँ वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर इस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आप उनसे चेकअप करवा सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के डॉक्टर्स हैं। उसमें वो मैदे को देखते हैं, मैदे की जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक मतलब एक लंबी प्रॉब्लम्स चल रही होती है शुरू से, काफ़ी लंबी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के साथ उसमें अल्सर आ जाता है, ठीक है, उसमें अल्सर आ जाता है। इंटेस्टाइन्स प्रॉब्लम, जो आंतड़ियों की प्रॉब्लम्स होती है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इनको हेपेटोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ये हेपेटोलॉजिस्ट से मुराद ये है कि ये जो लीवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जिगर के प्रॉब्लम्स को भी ये लोग देखते हैं। तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बढ़ के मैदे से रिलेटेड, बड़ी आंत, छोटी आंत, किसी भी किस्म का इससे रिलेटेड, इस पोर्शन से रिलेटेड, हाँ इसमें डायबिटिक भी आ जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, शुगर के पेशेंट है, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बढ़ के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपने डायबिटीज़ के बारे में उनसे ज़रूर कंसर्न करें, इससे बढ़ के आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। इसके बाद आ जाता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी में आ जाता है रेडियोलॉजिस्ट, वो प्रॉपर डॉक्टर होता है, FCPS उसने किया होता है, MRCPS या जो भी इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं। उसमें वो क्या करते हैं, आपके जो जितने भी स्पेशल टेस्ट होते हैं उसमें आ जाता है सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें आपका कंप्लीट स्कैन होता है। इसमें एक्सरे बहुत ही कॉमन, आपको सबको पता होगा एक्सरे
से आपका बोन्स के जितने भी पार्ट है बॉडी के वो नुमायाँ होते हैं, पता लगता है कि हड्डी फ्रैक्चर है या जो भी इसके मामला होते हैं। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी, एक बड़ी सी मशीन होती है, उसमें पेशेंट्स को डाल दिया जाता है, ठीक है। वो कोई भी बॉडी का जो प्रॉब्लम होता है वो उससे पता लग जाता है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद पेट स्कैन आ जाता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के टेस्ट किए जाते हैं। खैर इसकी एक अलग से डिटेल है, अलग से स्टडी है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट किन किन बीमारियों में हेल्पफुल होते हैं, वो एक अलग वीडियो। उसके बाद आ जाता है फिजियोथेरेपिस्ट। अब मैं फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को एक साथ मैं चाहता हूं कि मैं इसका बयान करूं। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स क्या करते हैं, बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, पट्ठों से रिलेटेड या जोड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है। आजकल नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स का बड़ा ट्रेंड चल चुका है, ये भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स करते हैं। अब इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले ज़माने में होता था फिजियोथेरेपिस्ट के टेक्नीशियंस होते थे, 3 साल का डिप्लोमा, 4 साल का। आजकल प्रॉपर डॉक्टरेट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आपको मार्केट में मौजूद होंगे, मिलेंगे। उनमें भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, उसमें पीड्स की स्पेशलाइजेशंस होती हैं। उसके बाद गायनी की स्पेशलाइजेशन में न्यूरोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है, PhD तक स्पेशलाइजेशन जाती हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या करता है, पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ सर्जरीज भी करता है, लेकिन सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं। प्रॉपर एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है 3 से 4 महीने का, या जितना भी वो प्रोसीजर्स उनके होते हैं, वो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट ही बेड से लेकर आपको वॉकिंग पैटर्न तक लेके आता है, आपको भागने में, चलने में बड़ा हेल्पफुल होता है। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का ये रोल होता है कि वो प्रॉपर एक कंसल्टेंट होता है। आप उसके पास जाएँ, आपको पट्ठों से रिलेटेड कोई मसला है, हड्डियों से रिलेटेड कोई मसला है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़, पेडियाट्रिक इश्यूज़, उसमें CP चाइल्ड आ जाता है, उसमें ऑर्थोपेडिक फिज़िकल थेरेपिस्ट जो होते हैं, यानी जितने भी आपको मल्टीपल इश्यूज़ हैं, पट्ठों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, या कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, आपको जदीद किस्म की एक्सरसाइजेज़ और मशीनों और कुछ मेडिसिन्स जो कि उनके जोन में होती हैं, उसकी मदद से वो बहुत ही अच्छी रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मैंने अक्सर अपने पेशेंट्स के, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैंने अक्सर अपने पेशेंट्स को देखा है, वो सालों साल, ठीक है, उस डॉक्टर के साथ अटैच है जिस डॉक्टर के पास उनका हल ही नहीं है, और वो हमसे पूछते हैं जी हम क्या करें। अल्टीमेट साल 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होता। फिर वो कोई गाय बगाए उनको कि बताता है, तो फिर आखिरकार क्या होता है, जब उनको पता लगता है कि यार ये तो हम बड़े एक गलत मैनेजमेंट के पास चले गए थे, जो हमारा ट्रीटमेंट किसी और डॉक्टर के पास था, कर कोई और रहा है, तो अल्टीमेट क्या होता है कि फिर वो डॉक्टर चेंज करते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्टेज, आपकी मनी वेस्टेज, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो पेशेंट की कंडीशन वही होती है। उसके बाद आ जाता है न्यूएंटोलॉजिस्ट। न्यूएंटोलॉजिस्ट एक ऐसी फील्ड है, ये बहुत कम लोगों को पता है। डॉक्टर्स को तो डेफिनेटली पता होगा, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। न्यूरोन्टोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी, जब बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेकर जब उसको शिफ्ट किया जाता है ICU रूम से बाहर तक, उसमें न्यूएंटोलॉजिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो बच्चे की प्रॉपर वहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस या जो भी उसके SOPs होते हैं, तो उसको न्यूएंटोलॉजिस्ट फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑनकोलॉजिस्ट। ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स क्या करते हैं, जितने भी कैंसर से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, जो कैंसर किसी किस्म का भी बॉडी में कैंसर नुमाया हो जाता है, लाइक कोई भी ब्रेन कैंसर हो गया, चेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर, उसमें ऑनकोलॉजिस्ट के पास आपका ट्रीटमेंट का हल है। ऑनकोलॉजिस्ट इस डिपार्टमेंट को देखता है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। अब न्यूट्रिशनिस्ट क्या करता है, हम लोग अक्सर हमारे ये होता है कि हम अपनी खुराक के हवाले से किसी भी डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए। तो बेसिकली जो आपकी खुराक का डिपार्टमेंट है, ये आपको न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा कि आपने क्या खाना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने क्या खाना है, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपने क्या खाना है, ठीक है। मतलब किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, उसको अगर आपने फूड से रिलेटेड देखना है, खाने पीने से रिलेटेड देखना है, तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट से बेस्ट कोई नहीं बता सकता। उसके बाद आ जाते हैं ओटोलैरेंजियोलॉजी। ओटोलैरेंजियोलॉजी भी एक डिपार्टमेंट है, इसको आप अपनी ज़ुबान में ENT डॉक्टर्स भी कहते होंगे। ओटोलैरेंजियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो
बेसिकली नेक और हेड के पोर्शन को देख रहे होते हैं, उसमें आपका ईयर, नोज़ और थ्रोट का जो भी इशू आ जाता है, नाक का प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम है या कान का प्रॉब्लम है, तो आपने ओटोलारिंजियोलॉजी डिपार्टमेंट से कंसर्न करना है। सिंपली वर्डिंग में ENT, ईयर नोज़ थ्रोट सर्जन। इसमें ENT सर्जरी भी आ जाती है, ENT फिजिशियन भी आ जाती है। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सर्जरी का डिपार्टमेंट तो आपने उस रेलिवेंट सर्जन के पास जाना है, उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। अगर मेडिसिन का पोर्शन है तो उसी स्पेशलिस्ट के पास, मेडिसिन वाले पोर्शन के डॉक्टर के पास जाना। उसके बाद आ जाते हैं साइकेट्री। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स का क्या रोल होता है? ये जितने भी किस्म के पेशेंट जो कि साइकोलॉजिकली हिल जाते हैं, जिनका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भी इशू आ जाता है उनकी ज़िंदगी में और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका दिमाग हिल जाता है, तो इस मर्ज़ को साइकेट्री डॉक्टर देख रहे हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, ये तो प्रॉपर डॉक्टर होता है। MBBS के बाद इसमें स्पेशलाइजेशन की होती है साइकेट्री में। साइकेट्री डिपार्टमेंट एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है जो कि साइकोलॉजिकली पेशेंट्स, जो भी साइकोलॉजिकल पेशेंट जिसमें हेलुसिनेशन आ जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एंजाइटी या जो भी किसी किस्म का डिप्रेशन होता है पेशेंट को, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें साइकेट्री डिपार्टमेंट, साइकेट्रिस्ट कहते हैं उनको डॉक्टर। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर। साइकेट्रिस्ट तो प्रॉपर एक डॉक्टर होता है, MBBS के बाद उसने स्पेशलाइजेशन की होती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट वो अलग एक चीज़ है, उसमें मेडिसिन नहीं आती, उसमें वो अपने, उनकी एक फील्ड होती है, वो अपने तरीके से पेशेंट को ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन मेन आपका फोकस है साइकेट्री। उसके बाद आ जाता है एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी। एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी ये बहुत बड़ी फील्ड है। बज़ाहिर आपको ये लग रहा होगा कि एलर्जी है। एलर्जी वाले पेशेंट से आप पूछिएगा उनकी ज़िंदगी में जब एलर्जी आती है तो उनको क्या वो फील कर रहे होते हैं, क्या फेस कर रहे होते हैं। तो एलर्जी का एक प्रॉपर डॉक्टर होता है अलग से, ठीक है, उसका अलग से डिपार्टमेंट होता है, उसमें प्रॉपर एक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें डॉक्टर क्या करता है, एलर्जी के जितने भी प्रॉब्लम है उनको मैनेज करता है, अस्थमेटिक पेशेंट्स को देखता है, और वो टोटली स्पेशलिस्ट होता है इन ट्रीटमेंट्स का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी डिपार्टमेंट है, एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, इसका प्रॉपर एक अलग से डिपार्टमेंट। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और मैंने काफ़ी हद तक ये वीडियो सर्च की, लेकिन मुझे YouTube पे, मुझे कोई भी सोशल पेज पे इससे रिलेटेड वीडियोस नहीं मिली कि किस मर्ज़ का हल किस डॉक्टर के पास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और मैंने ये समझा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली पेशेंट्स पे अप्लाई ये चीज़ की, मैंने देखा, जब मैंने व्यूज़ लिए तो ये प्रॉब्लम माशरे में हमारे पाई जाती है कि पेशेंट को नहीं पता होता कि मेरा हल किस डॉक्टर के पास है। मोस्टली तो आपको पता होता है नाक, कान, गला, ये नज़ला, बुखार, खांसी, लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको काफ़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की लिस्ट दी है, यकीनन आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अगली वीडियोस भी जितनी भी मैं आपके लिए बनाया करूँगा इंशाल्लाह, यूनिक डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, और आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरी ये काविश आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इस तरह की यूनिक वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अदनान मेतला को अगली वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।